हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज द नवंकुर फाउंडेशन। तो गाइज हमने प्रीवियस लेक्चर में इनिशियल स्टेज पे द लिविंग वर्ल्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने बात की थी और इस लेक्चर में हमको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने जो डिस्कस किए थे, बेसिकली 5 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पहला था हमारा ग्रोथ, दूसरा था रिप्रोडक्शन, तीसरा था भैया मेटाबॉलिज्म, चौथा था हमारा कॉन्शियसनेस और पांचवा और लास्ट था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसी में से हम लोग जो पहला टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं ग्रोथ। तो देखिएगा, सबसे पहली चीज जो हमको डिस्कस करनी है कि भाई एक्चुअल में ग्रोथ क्या होता है। तो देखिएगा भाई, देयर इज ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ट्विन्स कैरेक्टर है यहाँ किसके? ग्रोथ के। पहला है इंक्रीज इन नंबर और दूसरा है भाई यहाँ पास इंक्रीज इन मास। मतलब यहाँ पास अगर इंक्रीज इन नंबर हो रहा है और साथ साथ इंक्रीज इन मास भी हो रहा है, तब जाके वो क्या होगा? ग्रोथ कहलाएगा। क्लियर है? चलिएगा अब देखते हैं, यहाँ पास जो इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास जो हो रही है, ये हम लोग बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पास क्या होगा कि जो इंक्रीज इन नंबर और मास हो रहा है वो होगा विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। अगर हम लोग बात करें नॉर्मल सेल डिवीजन की, तो अगर बात किया जाए तो वो होगा माइटोसिस। नॉर्मल बॉडी के सेल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। रेयर जगह में जहां पास मियोसिस भी होता है वहां की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिएगा, माइटोसिस सेल डिवीजन में एक्चुअल में कैसा होता है, ठीक है। देखिए, सपोज टू बी दिस इज अ पेरेंटल सेल। ओके गाइस, पेरेंटल सेल का मान लीजिए वेट है 1 kg, मान लीजिए 1 kg, ठीक है, या फिर आप कुछ ग्राम्स में ले सकते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा, यहां पास क्या होता है कि सेल डिवीजन होगा। जब सेल डिवीजन होगा तो यहां पास 2 सेल्स बनेंगी, एक सेल ऐसी होगी और एक सेल ऐसी होगी। मतलब दोनों के दोनों सेल्स कैसी होंगी? सेम होंगी जैसे पेरेंटल सेल है। क्लियर है? और इन सेल्स को हम लोग कह देंगे ऑफ स्प्रिंग सेल्स या फिर डॉटर सेल्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रोजेनी सेल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चा? प्रोजेनी सेल्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रोजेनी सेल्स। इनका भी वेट क्या होगा? 1 kg और इसका भी क्या होगा? 1 kg। क्लियर है? अब देखिए, सेल डिवीजन होता है, उससे पहले सेल्स में होता है ग्रोथ। अब देखिए यहां पास क्या हुआ है, इसका वेट कितना है? 1 kg। तो ये क्या होगा? थोड़ा सा ग्रो करेगा, साइज में ग्रो करेगा, मतलब इसका साइज बढ़ेगा और इसके अंदर के मटेरियल्स डीएनए हो गए, आरएनए हो गए, प्रोटीन हो गए, सब के सब क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। तो वो ग्रोथ फेज से गुजरेगा। पहला फेज क्या होगा इसका? ग्रोथ। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा फेज क्या होगा इसका? मैच्योरेशन। ये मैच्योरेशन से भी गुजरेगा, मतलब ये मैच्योर हो जाएगा। जब ये मैच्योर हो जाएगा तब इसकी साइज हो जाएगी लगभग 2 kg, लगभग 2 kg। अब इसका वेट कितना हो गया? 2 kg। अब ये पेरेंटल सेल जो मैच्योर हो चुकी है वो माइटोसिस डिवीजन करेगा और यहां पास 2 ऑफ स्प्रिंग सेल्स या फिर प्रोजेनी सेल्स बन जाएंगी, जिनमें 50-50% मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और यहां पास जैसे पेरेंटल सेल इनिशियल स्टेज में था उतने ही बड़े, उतने ही मात्रा में, अगर मान लीजिए हम लोग ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर कितने होते हैं? 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं पेरेंटल सेल में। ठीक है, मतलब यहां पास कितने सेल हो गए? कितने मतलब क्रोमोसोम्स हो गए यहां पास? तो हमारे पास हो जाएंगे कितने? 46 सिंगल में, एन टाइप में। क्लियर है? तो ये मान लीजिए ऐसे है, तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा। मतलब इसमें कितने चले जाएंगे? 46 और इसमें कितने चले जाएंगे? 46। मतलब इसमें 23 पेयर चले जाएगा और इसमें कितना चले जाएगा? 23
पेयर चले जाएगा भाई। तो ये चीज हो गई, मतलब दोनों में क्या हो गया, ये जो है इसमें डीएनए मटेरियल सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, पेरेंटल सेल से डबल, तभी जाके ये क्या हो पाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा इक्वल इक्वल प्रोजेनी सेल्स में। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अब जाके जब ग्रोथ हो जाएगा और जब मैचुरेशन हो जाएगा, जब डीएनए मटेरियल सब चीजें क्या हो जाएंगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाएंगी, तब जाके क्या होने लग जाता है, सेल डिवीजन होता है। क्लियर है गाइस? तो ये चीज हो गई हमारी सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन हुआ तो यहां पास क्या हुआ है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल कितने हो गए, पहले कितने थे, इनिशियल स्टेज पे आई और ये हो गया हमारा फाइनल स्टेज, इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल में कितना रहा है सेल, एक रहा, अब कितने हो गया फाइनल में, 2 हो गया भाई। ठीक है, मास देख लेते हैं, मास कितना रहा था पहले, 1 kg, ठीक है, अब कितना हो गया, 2 kg हो गया। तो ये चीज हो गई हमारे ग्रोथ के बारे में सेल डिवीजन के थ्रू। ये डेफिनेशन को हमने समझा है कि इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन ही होता है। और सेल डिवीजन तभी होगा जब सेल क्या हो जाएगा, मतलब जो पेरेंट सेल है वो क्या हो जाएगा, फुल डेवलप्ड हो जाएगा और वो डिवीजन के लिए तैयार हो जाएगा। डिवीजन के लिए तैयार होने से पहले उसको 2 फेज से गुजरना होता है, जिसको कहते हैं पहला फेज ग्रोथ फेज और दूसरा मैचुरेशन। ये प्राइमरी क्लास की बात है, मगर बात की जाए तो मतलब आप लोग 9th और 10th में जानते होंगे। हम लोग जब 11th में हम लोग बात करेंगे तो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव बात करेंगे हम लोग, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अभी ये इनिशियल स्टेज था, क्लियर है, देखिएगा। तो ये तो हो गई सेल डिवीजन के बारे में कि ट्विन कैरेक्टर्स को हमने कैसे एक्सप्लेन किया। अब दूसरी चीज ये है कि इफ वी टॉक अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अगर हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं तो यहां पास सिर्फ 2 चीजें मिलेंगी हमको। उसमें से पहला होगा हमारे पास प्लांट और दूसरा होगा हमारे पास एनिमल। क्लियर है गाइस? तो देखते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन या फिर ग्रोथ कैसे होता है। क्लियर है गाइस? तो चलिएगा समझने की कोशिश करते हैं प्लांट्स के बारे में। देखिएगा, in plants this growth by cell division occurs continuously throughout their life span। मतलब प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होगा वो जीवन पर्यंत होगा, जब वो पैदा हो जाएंगे तब से उनकी मृत्यु तक ये ग्रोथ होगा। अब ये ग्रोथ प्लांट्स में होता है, लेकिन एनिमल्स में समझिएगा, इन एनिमल्स दिस ग्रोथ सीन अप टू अ सर्टेन एज। मतलब एनिमल्स में एक उम्र आने के बाद ये ग्रोथ रुक जाएगा, मतलब सेल डिवीजन नहीं होगा। लेकिन प्लांट्स में कंटिन्यूअस हो रहा है। क्यों? आखिर क्यों हो रहा है भाई प्लांट्स में? एनिमल्स में भी तो होना चाहिए। चलिएगा इसका आंसर देखते हुए चलते हैं। मान लीजिए कि ये प्लांट है और ये प्लांट का स्टेम है। ये मान लेते हैं क्या है हमारा, स्टेम ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब इसके जोन्स के बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं यहां पास एक चीज आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि स्टेम के टिप में एक रीजन पाया जाता है जिसको कहते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक जोन। यह वाला रीजन कहलाता है मेरिस्टेमेटिक जोन। जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है वो रूट में भी पाया जाता है। मान लीजिए कि यहां पास क्या है, हम लोग रूट का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रूट हो गया और इस रूट के टिप में क्या पाया जाएगा, यहां पास भी मेरिस्टेमेटिक जोन भी यहां पास भी पाया जाएगा। मतलब जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है वो स्टेम के टिप में और रूट के टिप में पाया जाता है। क्लियर है? और ये प्लांट्स में लाइफ टाइम एक्टिव होता है, जहां पास कंटिन्यूअसली रैपिडली बहुत फास्ट यहां पास होता है सेल डिवीजन। तो यहां पास जो होता है सेल डिवीजन वो कंटिन्यूअस होता है, लाइफ टाइम होता है। क्यों? क्योंकि यहां पास मेरिस्टेमेटिक जोन क्या होता है, लाइफ टाइम क्या होता है, एक्टिव होता है भाई प्लांट्स में। क्लियर है? तो ये रीजन आप लोग याद रखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक जोन की वजह से ही प्लांट्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है। चलिएगा अब हम लोग बात करते हैं एनिमल्स के बारे में। जो हमारे एनिमल्स हैं उनमें क्या हो गया, एनिमल्स में हम लोग ह्यूमंस की ही बात करेंगे ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाए।
क्लियर है। एनिमल्स में ये जो ग्रोथ है वो सर्टेन एज के बाद क्या हो जाता है, रुक जा रहा है, बोल रहा है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। अब देखिएगा, समझाने की कोशिश करता हूं मैं, यहां पास तो डायग्राम यहीं पास समझिएगा। देखिए, मान लीजिए ये किसी व्यक्ति का हैंड है, इसको हम लोग समझेंगे वुंड हीलिंग या फिर टिश्यू हीलिंग से। क्लियर है क्या? टिश्यू हीलिंग, टिश्यू हीलिंग का मतलब समझिएगा कि भाई सपोज टू बी आई एम मैच्योर नाउ, अभी मतलब मेरी उम्र ऐसी है कि मैं क्या हो गया, मैच्योर हूं, ठीक है। मेरी बॉडी के अंदर अननेसेसरी या फिर रैपिडली सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है। क्लियर है जी। तो यहां पास क्या होता है, जैसे ही इंसान मैच्योर होता है तो उसकी सेल्स जो होती हैं, सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी धीरे धीरे लूज करने लग जाती हैं। आपने देखा होगा कि इनिशियल स्टेज पे जो साल 2 साल का बच्चा होता है उसकी बॉडी में कंटिन्यूस सेल डिवीजन होता है और उसका ग्रोथ काफी फास्ट होता है। 5 साल के बच्चे को देखेंगे, 18 साल तक की उम्र में क्या होता है कि सेल डिवीजन अच्छे से प्रॉपर वे में चलते रहता है हमारी बॉडी के सभी सेल्स में। क्लियर है गाइस। अब देखिए क्या होता है कि एक उम्र मैच्योर होने के बाद क्या होता है कि हमारी सारी कोशिकाएं, सारी सेल्स मैच्योर हो चुकी हैं, अब सेल डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी सपोज टू बी कहीं एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अगर एक्सीडेंट हुआ तो वहां पास, यहां पास कट लग गया, मान लीजिए यहां पास क्या लग गया, कट। अब कट लग गया तो इस कट लगे हुए घाव को भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल डिवीजन करना पड़ेगा। तो यही चीज लिखी हुई है कि सेल डिवीजन ऑकर्स इन सर्टेन टिश्यू, कुछ टिश्यू में ही सेल डिवीजन होगा। और क्यों, रिप्लेस करने के लिए किनको, जो सेल्स वहां से एक्सीडेंट के बाद या फिर घाव बनने के बाद गायब हो चुके हैं। तो ये चीज हो गई एनिमल्स के लिए। लेकिन नॉर्मली डिवीजन नहीं होगा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि भाई यहां पास ये स्किन है, इसके ऊपर और स्किन बन रही है और स्किन बन रही है, तो अननेसेसरी बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां पास जो सेल डिवीजन होगा, एक चीज और याद रखेंगे कि ये होगा कंडीशनल। तो ये हमारा जो सेल डिवीजन होता है वह होता है कंडीशनल, स्पेशली कब, जब रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है गाइस। तो टिश्यू हीलिंग का एग्जांपल आप लोग याद रखेंगे, वुंड हीलिंग का एग्जांपल याद रखेंगे, और यहां पास आप लोग याद रखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, या फिर मेरिस्टेमेटिक जोन ऑलवेज एक्टिव होता है, इसलिए इनमें क्या होता है, ग्रोथ लाइफ टाइम होता है। क्लियर है गाइस। अब एक चीज हम लोग बात करते हैं कि भाई सेल डिवीजन जो है वो हमने देख लिया कि ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो रहा है, कंडीशनल हो रहा है। कैसा हो रहा है, कंडीशनल। लेकिन अब हमने अभी तक जो बात की है ये सारी बातें किसके लिए की हैं भाई, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए किए हैं। अब हम लोग को कुछ चीजों के बारे में बात करना होगा जिससे हम लोग को समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो ये ग्रोथ लिखा हुआ है यहाँ पास, ये क्या भाई इसके लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया कि ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। उसी चीज को हम लोग थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। तो चलिएगा देखते हैं। देखिए सपोज टू बी अपन ले लेते हैं नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपन क्या ले लेते हैं, स्टोन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सपोज टू बी दिस इज अ स्टोन जिसका वेट है 10 kg। अब मैं केजी में क्यों ले रहा हूं, ताकि आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाए, थोड़ा फास्ट हो जाए। क्लियर है। अब देखिएगा यहां पास स्टोन है। इस स्टोन को अगर हम लोग 1000 साल बाद देखें, आफ्टर 1000 ईयर, 1000 ईयर के बाद अगर हम लोग देखें इसको, तो इसका वेट मान लीजिए कैसा हो गया है, 15 kg हो गया है। कितना हो गया है, 15 kg वेट इसका हो गया है। भाई नॉन लिविंग में ग्रोथ तो हो रहा है,
1000 साल बाद हो रहा है लेकिन हो रहा है, ये तो ग्रोथ है। तो एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि इंक्रीज इन मास इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ग्रोथ। अब यहां पास जो ग्रोथ हुई है वो ऑब्वियसली सेल डिवीजन से तो नहीं हुआ है। आपके माइंड में भी ये चीज आ रही होगी कि सर इनमें स्टोन्स में तो सेल डिवीजन होता नहीं है, तो ये ग्रोथ कैसे कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जो मास होता है अगर वो भी बढ़ रहा है तो उसको भी क्या बोलेंगे अपन, ग्रोथ कहेंगे। लेकिन इसका जो मास बढ़ा है वो कैसे बढ़ा है भाई, इसका जो मास बढ़ा है बेटा वो एक्रीशन ऑफ डेड मैटर्स या फिर सराउंडिंग में जो मैटर्स पाए जाते हैं उनसे बढ़ा है, या फिर अपन बोल सकते हैं एक्यूमुलेशन या फिर एक्रीशन ऑफ मैटर। तो एक्यूमुलेशन और एक्रीशन की वजह से हुआ है इसका ग्रोथ, और वो भी जो ग्रोथ हुआ है वो कैसा हुआ है बेटा, सरफेस एरिया में हुआ है। कैसे हुआ है, सरफेस एरिया में हुआ है। क्लियर है। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर इंटरनल ग्रोथ होता है। कैसा होता है, इंटरनल। तो मतलब देख लीजिए यहां पास लिविंग में जो ग्रोथ होगा वो होगा इंटरनल, ठीक है, और जो नॉन लिविंग में होगा वो कैसा होगा, सरफेस एरिया में, ठीक है, वो भी एक्रीशन या फिर एक्यूमुलेशन की वजह से होगा। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। क्लियर है गाइस। तो गाइस हम लोग ने क्या किया है, अभी ग्रोथ के बारे में बात किया। अब क्या होगा कि जो ग्रोथ है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है, हमने बोल दिया है। क्यों, क्योंकि वो लिविंग जो होते हैं उनमें इंटरनली ग्रोथ होता है, और जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें सरफेस एरिया में वो भी सालों में एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर्स या फिर एक्रीशन ऑफ मैटर्स के थ्रू होता है। क्लियर है गाइस। तो अब हम लोग बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन की ओर और रिप्रोडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अगर डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस यंग वंस। यंग वंस का यहां पास मतलब क्या है, ऑफ स्प्रिंग्स। क्लियर है गाइस। possessing features more or less similar to parents। जो पेरेंट्स होते हैं उनसे ज्यादा या कम, ठीक है, ये लोग क्या कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल भी जीरो वेरिएशन लिए हुए हो सकते हैं। अगर ज्यादा वेरिएशन है तो काफी डिफरेंट लगेंगे ऑफ स्प्रिंग्स, और अगर जीरो वेरिएशन है तो एज इट इज फोटोकॉपी लगेंगे, या फिर हम लोग बायोलॉजी के भाषा में बोलते हैं उसको क्लोन, तो क्लोन लगेंगे। चलिएगा अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्शन का पर्पस एक्चुअल में क्या है, रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या क्या फायदे होते हैं, और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। तो पहली चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। मतलब अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो कोई भी स्पीसीज का जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए किसकी जरूरत है, रिप्रोडक्शन की। पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं। दूसरी पॉइंट क्या है, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पॉपुलेशन में क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और सभी का अपना अपना कुछ ना कुछ रोल है, ठीक है। अगर आप लोग फूड वेब, फूड चेन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में, तो उनमें क्या है कि एक एक ऑर्गेनिज्म का काफी कंट्रीब्यूशन होता है। क्लियर है। अब कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट हो गया तो फूड चेन, फूड वेब क्या हो जाता है, इनबैलेंस हो जाता है, तो दिक्कत हो जाती है। जहां दिक्कत आई, इसलिए पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल रखने के लिए बहुत जरूरी है कौन, रिप्रोडक्शन जरूरी है भाई। अब देखिए मैंने एक चीज बोला था स्टार्टिंग में कि मोर और लेस, यहां बस हमने बोला है क्या कि जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो मोर और लेस सिमिलर होंगे किससे, पेरेंट्स से। अगर पेरेंट्स से वो डिफरेंट है तो वेरिएशन आ गया है, तभी वो डिफरेंट है। अगर वेरिएशन नहीं आया है तो वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पास रिप्रोडक्शन के थ्रू वेरिएशंस भी आते हैं, जिससे इवोल्यूशन में काफी हेल्प होता है। अगर इवोल्यूशन करवाना है तो रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है।
क्लियर है गाइस? तो चलिए, तो ये 3 पॉइंट्स थे हमारे पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ ड्यू टू रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ का अर्थ में रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने ऑर्गेनिजम्स आज के डेट में हैं उतने ऑर्गेनिजम्स अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के अंदर या फिर कुछ सालों के अंदर एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद फिर ऑर्गेनिजम्स कहाँ से आएंगे? क्लियर है? इसलिए लाइफ के लिए अर्थ में रिप्रोडक्शन की आवश्यकता बिल्कुल है। चलिएगा, वी हैव टू मूव टूवर्ड्स दी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे यहाँ पास, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ा है आप लोगों ने 3 टाइप पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पास पढ़ेंगे 2 टाइप, सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप। पहला होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक और होता है जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लेकिन उसके बारे में हमको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? जब हम लोग असेक्सुअल में बात करेंगे तो थोड़ा बहुत वहां पर डिस्कस कर लेंगे। चलिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक रिप्रोडक्शन का एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? एक मेल और एक फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है। इनमें क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन बिल्कुल होगा। विदाउट गैमेट फॉर्मेशन यहां पास रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। अगर गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है? 2 गैमेट्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। उसको क्या बोल देंगे? फर्टिलाइजेशन। इसको समझा रहा हूं मैं अभी डायग्राम के थ्रू, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। जब ये हो जाता है तो फिर क्या होता है, इन चीजों को हम लोग समझेंगे। पहले यहां समझते हैं। सपोज टू बी दिस इज अ मेल बॉडी एंड दिस इज अ फीमेल बॉडी। ओके, यहां पास क्या हो रहा है कि इनमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है? ये क्या है? पेरेंट्स हैं। और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो गैमेट बनेगा वो मान लेते हैं क्या हो गया? मेल में स्पर्म है। ठीक है? स्पर्म। एंड फीमेल पेरेंट के थ्रू कौन सा गैमेट बनता है जी? ओवम। ठीक है? क्लियर है? यहां पास मान लेते हैं अपने पास 46 क्रोमोसोम्स हैं और यहां पास भी कितने हैं? 46। जब यहां पास जाएगा स्पर्म में तो कितने रह जाएंगे? यहां पास 23 और यहां पास कितने रह जाएंगे? 23। क्लियर है? चलिए, अब यहां पास क्या हो जाएगा कि ये स्पर्म और ओवम जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? इस प्रोसेस से क्या बन जाएगा? 2n टाइप का एक चीज बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे जाइगोट। तो हमारे पास फॉर्मेशन हो गया जाइगोट का, और इसका क्रोमोसोमल जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? 46। ठीक है? अब देखिएगा यहां पास हुआ है क्या? फर्टिलाइजेशन हुआ है भाई। तो यहां पास क्या हुआ है कि गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। हमारा जो पहला क्या है? 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब यहां पास 2 पेरेंट्स हैं। ठीक है? एक मेल और एक फीमेल। गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहां पास कौन सा डिवीजन हुआ होगा? मियोसिस डिवीजन हुआ है। हाफ हो गए हैं क्रोमोसोमल नंबर, मतलब यहां पास कौन सा डिवीजन हुआ है? मियोसिस सेल डिवीजन। अब इसके थ्रू क्या हो गया? 50% क्रोमोसोम कहां से आएंगे? फादर से आएंगे, और 50% क्रोमोसोम कहां से आएंगे? मदर से आएंगे। तो जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसमें मदर के भी और फादर के भी दोनों के क्रोमोसोम्स होंगे, और ये जो जाइगोट है ये आगे चल के डेवलप कर जाएगा एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो से ये डेवलपमेंट हो जाएगा और ये बना लेगा ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं डॉटर और दी सेल, सन। ओके, तो ये चीज हो गई। अब देखिए भाई कि इसमें क्या हो रहा है, ये जो पेरेंट्स थे, 2 पेरेंट्स हैं, इनके क्रोमोसोम्स में क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ है। तो 50% कैरेक्टर किसके आए होंगे? यहां पास ऑफ स्प्रिंग में 50% मेल के कैरेक्टर्स होंगे और 50% किसके कैरेक्टर्स होंगे भाई? यहां पास फीमेल के कैरेक्टर्स होंगे। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहां पास जो 3rd पॉइंट है, यहां पास क्या बोल रहा है कि
जेनेटिकल और मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो 50% मेल के और 50% फीमेल के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो इसके जैसे तो होगा नहीं, 50% इसके जैसे होगा, 50% इसके जैसे। क्लियर है? तो जेनेटिकली जीन्स में भी क्या हो गया, 50-50 का रेशियो हो गया। और मॉर्फोलॉजिकल जो आउटर अपीयरेंस है, जिसको हम लोग नेकेड आई से देख के पहचान सकते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, 50-50% हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये चीज हो गई कि इनमें जेनेटिकल और मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि जो पेरेंट जनरेशन है डिफर करेगा किससे, ऑफस्प्रिंग से। यहां बस आपको दिख रहा है भाई कि 50% यहां से आया है, 50% यहां से आया है, तो ऑफस्प्रिंग में क्या हो गया, 50-50 है। क्लियर है ना? चलिएगा अब हम लोग क्या करते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे।